आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं जो सिर्फ एक टेक रेवोल्यूशन के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी जिद और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक मास्टर क्लास है। जेनसन हुआंग, ये वो नाम है जिस पर आज की पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया टिकी है। लेकिन एक $4 ट्रिलियन का एम्पायर रातों रात या किस्मत से खड़ा नहीं होता है। ये कहानी साबित करती है कि कैसे अकल्पनीय मुश्किलें ही असल में भविष्य की सबसे बड़ी सफलताओं की असली नींव होती हैं। इस विरोधाभास पर जरा गौर करने की जरूरत है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक तरफ एक 10 साल का छोटा बच्चा है जो अमेरिका के एक रिफॉर्म स्कूल में सीनियर्स की बुलिंग झेल रहा है और टॉयलेट साफ करने को मजबूर है, और दूसरी तरफ वही बच्चा आगे चलकर एक ऐसी कंपनी का सीईओ बनता है जिसकी वैल्यूएशन आज $4 ट्रिलियन को भी पार कर चुकी है। ये महज एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा सफर है जो बताता है कि आज के सबसे गहरे घाव कल की सबसे मजबूत ढाल कैसे बन सकते हैं। भाग 1, रिफॉर्म स्कूल के साल। हुआंग का परिवार ताइवान से था और पढ़ाई को लेकर बेहद सीरियस था। जब थाईलैंड का राजनीतिक माहौल बिगड़ा तो 1973 में उनके माता-पिता ने उन्हें सुरक्षित भविष्य के लिए अमेरिका भेज दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उनके अंकल ने गलती से उनका एडमिशन एक रेगुलर स्कूल की जगह केंटकी के एक जुवेनाइल रिफॉर्म स्कूल में करवा दिया, जहाँ बिगड़े हुए बच्चों को भेजा जाता था। वहाँ जेनसन को टॉयलेट साफ करने पड़े, भाषा न आने के कारण खूब बुलिंग सहनी पड़ी, लेकिन ये सब उन्हें तोड़ नहीं पाया। 1980s के दशक में ऑरेगन शिफ्ट होने के बाद कॉलेज की फीस भरने के लिए उन्होंने डेनीज रेस्टोरेंट में बर्तन तक धोए, और दिलचस्प बात यह है कि यहीं उनकी मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी लॉरी मिल्स से हुई। इसके बाद AMD और LSI लॉजिक जैसी कंपनियों में काम करने का अनुभव लिया और आखिरकार 5 अप्रैल 1993 को क्रिस मिलिचॉव्स्की और कर्टिस प्रीम के साथ मिलकर इनवीडिया की नींव रखी। भाग 2, दिवालिया होने से महज 30 दिन दूर। तकनीक की दुनिया में एक गलत दाव कैसे सब कुछ खत्म कर सकता है, इसका सबसे सटीक उदाहरण है एनवीडिया का पहला चिप NV1। कागज पर यह बहुत पावरफुल था, कोई शक नहीं, लेकिन इसकी तकनीक कर्व्ड डिजाइन पर आधारित थी, जबकि दूसरी ओर पूरी गेमिंग इंडस्ट्री और यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट-एक्स ट्रायंगल्स यानी त्रिकोण आधारित तकनीक को अपना चुका था। ये एक बहुत बड़ा और भयानक मिसमैच था। गेम डेवलपर्स ने एनवीडिया के इस चिप को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। नतीजा, बाजार में उतारे गए 2.5 लाख चिप्स में से 29,000 चिप्स सीधे कंपनी के मुंह पर वापस मार दिए गए। ये एक विनाशकारी डिजास्टर था। ये एनवीडिया के इतिहास का शायद सबसे खौफनाक दौर था। कंपनी के पास फंड्स के नाम पर केवल और केवल 30 दिनों का कैश बचा था, महज 30 दिन, और उसके बाद सीधा बैंकरप्सी, पूरी तरह से दिवालिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 1993 में देखा गया वो बड़ा सपना बस कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मशहूर गेमिंग कंपनी सेगा को अपने नए ड्रीमकास्ट कंसोल के लिए एडवांस्ड 3D ग्राफिक्स GPU की जरूरत थी, और ये कॉन्ट्रैक्ट एनवीडिया को मिल गया। हालांकि कुछ तकनीकी खामियों के चलते ये प्रोजेक्ट बीच में ही रद्द करना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात ये हुई कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बावजूद सेगा के CEO ने एनवीडिया को पेमेंट कर दी। उस एक पेमेंट ने कंपनी को सरवाइव करने के लिए वो कुछ आखिरी और बेहद जरूरी महीने दे दिए। ये सच में एक ऐसी लाइफलाइन थी जिसने इतिहास के पन्ने पलट दिए। भाग 3, मॉडर्न GPU का आविष्कार। 10 लाख यूनिट्स। जी हाँ, 1997 में एनवीडिया ने अपना रीवा 128 चिप लॉन्च किया, और यकीन मानिए केवल 4 महीनों के अंदर इसकी 10 लाख यूनिट्स बिक गईं। एनवीडिया गेम में पूरी ताकत के साथ वापस आ चुकी थी, लेकिन असली रेवोल्यूशन तो अभी बस शुरू ही हुआ था। यहाँ जन्म होता है मॉडर्न GPU का। 1999 में एनवीडिया ने GeForce 256 मार्केट में उतारा, जिसे दुनिया का पहला ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा गया। इस एक सिंगल आविष्कार ने पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के नियम ही बदल कर रख दिए। ये वो पल था जब एनवीडिया ने खुद को एक अनडिस्प्यूटेड लीडर साबित कर दिया। लेकिन एक विजनरी लीडर का दिमाग कभी एक जगह रुकता नहीं है। जेनसन हुआंग की नज़रें सिर्फ गेमिंग से कहीं आगे का भविष्य देख रही थीं। भाग 4, AI की छिपी हुई नींद। ये पूरा सफ़र एक बेहद लॉजिकल प्रोग्रेशन था। 1999 के गेमिंग फोकस से शुरुआत हुई। फिर 2006 में एनवीडिया ने CUDA लॉन्च कर दिया। CUDA ने GPU को सिर्फ ग्राफिक्स के पिंजरे से आज़ाद करके जनरल कंप्यूटिंग के लिए खोल दिया।
और फिर आया 2012 का वो टर्निंग पॉइंट जिसने दुनिया हिला दी। टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एलेक्सनेट नाम के एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए एनवीडिया के जीपीयू का इस्तेमाल किया। ओपनएआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक जायंट्स को तुरंत समझ में आ गया कि भविष्य के एआई के लिए उन्हें जिस मैसिव कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है, वो पावर पूरी दुनिया में केवल और केवल एनवीडिया के पास है। भाग 5 डीप सीक मार्केट क्रैश। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2024 में। एनवीडिया की वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। कंपनी अपने चरम पर थी। लेकिन तभी मार्केट में एक बम फूटता है। डीप सीक R1 नाम का एक नया एआई मॉडल लॉन्च होता है और ये मॉडल दावा करता है कि वो एआई ट्रेनिंग की लागत को ना के बराबर कर सकता है। इस एक दावे ने पूरी इंडस्ट्री में पैनिक बटन दबा दिया। इन्वेस्टर्स बुरी तरह घबरा गए कि एनवीडिया का जो एकाधिकार है, उसकी जो मार्केट डोमिनेंस है, वो अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। और इस घबराहट का असर बाजार पर ऐसा पड़ा कि एक ही दिन में एनवीडिया के शेयर धड़ाम से नीचे गिरे। पूरे 17% की गिरावट। ये कोई मामूली मार्केट करेक्शन नहीं था, ये एक भयानक आर्थिक भूकंप था। इस 17% का असल में मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि महज 24 घंटों के भीतर $500 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन हवा में उड़ गई। ये अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास में किसी भी एक दिन में हुए सबसे बड़े नुकसानों में से एक था। एक पल के लिए माहौल बिल्कुल वैसा हो गया था जैसे 1995 का वो बैंक्रप्सी वाला दिन लौट आया हो। एनवीडिया के सामने एक बार फिर से अपने अस्तित्व को बचाने का संकट खड़ा था। भाग 6 $4 ट्रिलियन की शानदार वापसी। इस ग्राफ पर नजर डालना बेहद जरूरी है। 2024 में $3 ट्रिलियन के पीक पर पहुंचने के बाद डीप सी क्रैश ने कंपनी को तेजी से नीचे गिराया। लेकिन ये गिरावट टिकाऊ नहीं थी। कुछ ही महीनों के अंदर पूरी मार्केट को ये बात समझ में आ गई कि एआई की जो डिमांड है वो कहीं से भी कम नहीं हो रही है। बड़ी कंपनियों को आज भी अपने मॉडल्स ट्रेन करने के लिए उसी मैसिव और रिलायबल कंप्यूटिंग पावर की जरूरत थी जो केवल एनवीडिया दे सकता था। और देखते ही देखते 2026 तक कंपनी ने न केवल अपना सारा नुकसान कवर किया, बल्कि एक अविश्वसनीय छलांग लगाते हुए $4 ट्रिलियन की ऐतिहासिक वैल्यूएशन को भी पार कर लिया। 2026 की ये विशाल आर्थिक जीत और $4 ट्रिलियन का ये मुकाम हमें वापस वहीं ले जाता है जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। 1974 में टॉयलेट साफ करने वाला वो 10 साल का बच्चा। उस बच्चे ने स्कूल में बुलिंग झेली, रेस्टोरेंट में झूठे बर्तन धोए, 1995 में अपनी बनाई कंपनी को दिवालिया होने के कगार पर देखा और फिर 2024 में एक भयंकर मार्केट क्रैश का सीधा वार सहा। लेकिन इन तमाम मुश्किलों ने उसे तोड़ने के बजाय हर बार और ज्यादा मजबूत बनाया। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये संभव है कि वर्तमान में जो मुश्किलें सबसे अकल्पनीय लगती हैं, जो संघर्ष सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, असल में वही उस महान भविष्य के निर्माण के लिए सबसे सटीक और सबसे जरूरी नींव हो जो आगे आने वाला है? इस अविश्वसनीय सफर के विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।